दौरान कई बार देखने को मिलता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनमें घबराहट और इस प्रकार की जी। स्थिति होती है और वो कहीं न कहीं प्रश्न से भटक भी जाते हैं। क्या ऐसा भी आपके साथ हुआ? आपने बचपन से लेकर और अब जब आरएएस के पद तक आप पहुँच गए हैं, तो बड़े ही आपके घर परिवार वाले लोगों का, गुरुजनों का, इष्ट मित्रों का भी बड़ा सहयोग रहा है। जी, अब शादी परीक्षा पास करने के लिए 3 बड़े स्टेज होते हैं प्री जी एग्ज़ाम सर। और मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। जी, ऑल ओवर अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा एसटीएम की तैयारी के लिए या मैं कह दूँ तो आरएएस की तैयारी के लिए एक साधारण परिवार के व्यक्ति को कितनी तैयारी की आवश्यकता होती है? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाओटा एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने प्रथम प्रयास में आरएएस की परीक्षा पास करके और कहीं न कहीं एसडीएम पद को सुशोभित करेंगे और वो हैं विराटनगर के होनहार छात्र ऋषिराज कपिल। वो हमारे साथ हैं। आज इनसे आपको रूबरू करवाएँगे और इनकी पढ़ाई सहित बचपन से लेकर अब तक की गतिविधियों के बारे में जानेंगे कि आरएएस बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए कितनी तैयारी की आवश्यकता होती है और एक मानव को सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे कठिन स्थितियों से गुज़रना पड़ता है। ऋषिराज जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबसे पहले तो आपका परिचय बताएँ? सर पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरा साक्षात करने के लिए टाइम दिया, टाइम निकाला। सर मैं परिचय की बात करूँ तो सर मेरा नाम ऋषिराज कपिल है, मेरे पिताजी का नाम श्री हरिराम रैगर है और अभी हाल ही में जो आरएएस का रिज़ल्ट घोषित हुआ है, उसमें मेरी कैटेगरी में 12वीं रैंक और ओवरऑल 534वीं रैंक है, जिसके तहत मुझे एसडीएम पद पर चयन मिला है। एक प्रश्न आपसे रहेगा ऋषिराज भाई कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं मोटिवेशन के अभाव में इस आरएएस की परीक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं। कक्षा 10 में भी जो अच्छी परसेंटेज बना पाते हैं, 12वीं में भी अच्छे परसेंटेज बना पाते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं इस परीक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके लिए आपका क्या विचार है? कैसी स्थितियाँ एसटीएम की तैयारी के लिए या मैं कह दूँ तो आरएएस की तैयारी के लिए एक साधारण परिवार के व्यक्ति को कितनी तैयारी की आवश्यकता होती है और कितना इसमें खर्चा लग पाता है? जी। जी सर, अगर हम एसडीएम की बात करें, एसडीएम की तैयारी के लिए, तो कोई भी व्यक्ति, कितना ही साधारण व्यक्ति हो, वो इसकी तैयारी कर सकता है। आज के समय की बात करें तो वर्तमान में ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन एजुकेशन का है, तो ये दिक्कत मिट गई कि कहीं कोचिंग करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके बाहर रहना पड़ेगा। हम घर पे रहकर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है ऑफ़लाइन टेस्ट वगैरह देने की, तो आज हम बाहर जाके टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने तैयारी की मेरी तैयारी की बात बताऊँ तो मैंने अपनी जो स्कूल की एजुकेशन थी वो यहाँ से स्थानीय स्तर पर विराटनगर और थानागाजी से करी थी। साथ ही ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी वो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से भौतिक विज्ञान विषय में किया था। पर सिविल सेवा की तैयारी की बात करूँ तो कहीं न कहीं मेरा स्कूल टाइम से ये लक्ष्य निर्धारित था कि सिविल सेवा करनी है। तो मैं कॉलेज की पढ़ाई के दौरान जो खाली समय होता था, उसमें अपना अध्ययन करता रहता था। जब एग्ज़ाम आया, तो मैंने एग्ज़ाम की रूपरेखा देखी कि इसका सिलेबस क्या है, इसका नेचर क्या है, व किस टाइप के क्वेश्चन्स इसमें आते हैं। उसके दौरान मैंने अपनी रणनीति बनाई कि मेरे को इस तरीके से पढ़ना है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा थी, वो मैंने बिना किसी कोचिंग के घर पे रहकर ही उस टाइम कोविड का टाइम निकला ही था। जैसे ही कोविड गया और ये एग्ज़ाम आई थी, तो लगभग मेरे को मेरे मास्टर्स के बाद 40 दिन का समय मिला था, जिसमें मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी घर से करी और मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हो गया था। उसके बाद मेंस के लिए मुझे लगा कि कहीं न कहीं कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें 17 से 18 सब्जेक्ट होते हैं मेंस में। जबकि हम ग्रेजुएशन और स्कूल के दौरान इतना बड़ा सिलेबस कवर नहीं कर पाते। कहीं न कहीं अपने सब्जेक्ट पे तो कमांड रहती है लेकिन अन्य सब्जेक्टों के लिए एक टाइम कम था, पहले तैयारी धीरे-धीरे कर रहा था तो कोचिंग की ज़रूरत पड़ी तो मैंने कोचिंग भी ली थी। मेंस की कोचिंग ली थी सिर्फ़ टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के हम हासिल नहीं कर सकते। उसके दौरान मैंने मेंस लिखा, मेंस के बाद जो साक्षात्कार इसका चरण होता है सर, तो साक्षात्कार के लिए जितना हम बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो गया, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस हो गई, मिरर प्रैक्टिस हो गई और मॉक प्रैक्टिस हो गई। मॉक इंटरव्यू के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थान होते हैं जो ये मॉक इंटरव्यू आयोजित करवाते हैं। तो वो सब अपनी प्रैक्टिस करवाते हैं, वहाँ से हमने प्रैक्टिस करी, फिर जब साक्षात्कार हुआ तो साक्षात्कार दिया। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करें कि जैसे भाई किस तरीके से खर्चा होता है, तो खर्चे को मैनेज हम कर सकते हैं। जैसे मेंस के दौरान है तो जब भी मेंस एग्ज़ाम था तो मैं उस टाइम 3-4 महीने के लिए बाहर था, तो उस दौरान मेरा जो खर्चा लगा था सामान्य खर्चा था। ऐसा वो अपने पे डिपेंड करता है कि अपन किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। साक्षात्कार की तैयारी के लिए भी थोड़े दिन बाहर रहना पड़ा था ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। लेकिन सामान्य परिवार का विद्यार्थी इसे आराम से वहन कर सकता है। साथ ही जैसे सरकार की बात करें तो जो गरीब विद्यार्थी है,
उनके लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई जाती है सर, जिसमें आरएस की कोचिंग के लिए 50,000 रुपये तक की फीस का पुनर्वहन सरकार करती है। तो ये कहीं न कहीं सरकार की एक अच्छी पहल है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी सोच सकता है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूँ। ऋषिराज भाई आपने बताया कि आरएएस की परीक्षा पास करने के लिए 3 बड़े स्टेज होते हैं प्री जी एग्ज़ाम सर। और मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। जी। ऑल ओवर अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा कोई अगर इसकी तैयारी करना चाहे और तो उसके लिए क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए? क्या उसको कक्षा 12 से ही या कक्षा 10 से ही उसको अपना लक्ष्य निश्चित लेना चाहिए? या फिर उसके बाद में भी वो लक्ष्य निर्धारित करके और कैसी रणनीति से गुज़र के वो आरएएस की परीक्षा पास कर सकता है? जी सर। सर जैसा कि बड़े बुजुर्ग भी कहे हैं कि हम बात करें कि कोई भी काम करो, चाहे छोटा-सा ही काम हो, अगर उसकी पहले से प्लानिंग हो जाए तो वो काम कहीं न कहीं अंजाम तक अच्छे नज़रिए अच्छे रिज़ल्ट के साथ पहुँचता है। तो मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम चाहे कोई-सा भी हो, सिविल सर्विस का हो या अन्य एग्ज़ाम हो, अगर हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि भई मेरे को ये करना है। कई लोग स्कूल के टाइम से लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, कई ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। परंतु शुरुआत करने की देर होती है। कहीं न कहीं अगर ये जज़्बा हमारे अंदर है कि मैं कर सकता हूँ, तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने स्कूल के दौरान जब मेरा 10th में उपखंड स्तर पर मेरा पहला स्थान था, तो यहाँ पे विराटनगर स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, जिसमें एसडीएम साहब ने सम्मानित किया था। उस दौरान एसडीएम साहब ने कहा था कि आप में वो प्रतिभा है कि आप हमारी तरह मंच के इस ओर भी आ सकते हो। आपको याद हो तो उन एसडीएम का क्या नाम था? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, रणजीत सिंह जी गोदारा जी थे उस टाइम पे, वर्ष 2014 में मैंने 10वीं पास करी थी। तो जो रिज़ल्ट के बाद 15 अगस्त था, उस पे प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि आज मंच के आप इस ओर खड़े हो, जिस हम सम्मान कर रहे हैं। अगर आप लक्ष्य बनाकर पढ़ोगे, तो आप में वो क्वालिटी है, बस ज़रूरत है तो उसको गाइडेंस देने की। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और कहीं न कहीं मेरे अंदर भी एक जज़्बा जगा कि मैं कर सकता हूँ। उस दौरान फिर मैंने डिसाइड किया था कि सिविल सेवा करनी है। फिर मैंने जब 12th पास करी, 12th के साथ मेरा आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे शुरू से ही जुनून ये था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग का फ़ील्ड ना चुनकर साधारण ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हो गया था। दिल्ली में इसलिए गया था कि कहीं न कहीं जब अपने को अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो एक व्यक्तित्व निर्माण में बाहर निकलना और वहाँ के अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग राज्यों के लोगों से मिलना, अपने व्यक्तित्व में योगदान देता है। फिर मैंने जैसे ही ये तय कर लिया था कि सिविल सेवा करनी है, तो मैंने इसकी रणनीति बनाई। रणनीति के तहत सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि हम एग्ज़ाम के नेचर को समझें। भाई जब तक अपने को ये नहीं पता कि अपन करना क्या चाहते हैं, ये तो पता है कि आईएएस, आरएस बनना है, लेकिन ये नहीं पता है कैसे बनना है। उस पर मैंने रिसर्च किया, सिलेबस देखा, पुराने सालों के प्रश्न पत्र देखे, टॉपर्स के वीडियो देखे। जैसे मेरे भैया भी है एक सुनील धनवंता जी जो आईएएस है, उनकी गाइडेंस थी, उन्होंने मार्गदर्शन किया कि ऋषि पहले एग्ज़ाम का नेचर देख, खुद देखो कि तुम्हें कर पाओगे या नहीं। तो मैंने देखा, मेरे पापा का भी इसमें बहुत योगदान था, पापा शुरू से हमें गाइड करते रहते थे। पापा ने मेरे लिए वो सारे सोर्सेज़ अवेलेबल करवाए, जिनके लिए मैं कहता था। उस दौरान मैंने रणनीति बनाई, सिलेबस देखा नेचर एग्ज़ाम का कैसा है, फिर लगा कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ जीएस मेंटेन कर सकते हैं थोड़ा-सा, तो वो करना शुरू किया। जैसे ही ग्रेजुएशन हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन करी मैंने, फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी में बदलाव किया कि अपने पास एग्ज़ाम का इतना टाइम है। उस टाइम के दौरान सिलेबस को टॉपिक्स में डिवाइड करके कितना आज करना है, इतना कल करना है, ऐसे कर के तो एक प्लान पहले से था कि अपने को पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, फिर मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू। तो मैंने ये वज़न नहीं लिया कि अपना नहीं होगा, मेरा शुरू से विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। आपका प्रथम ही प्रयास था ये? जी सर, मेरा पहला प्रयास था, लाइफ़ का पहला एग्ज़ाम था और ये मेरे पहले से था कि मुझे सिविल सेवा करनी है, इसलिए मैंने किसी और एग्ज़ाम की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मैंने जैसे ही आरएस की वैकेंसी आई, इसमें 21 साल मिनिमम एज होती है। जब वैकेंसी आई तो मेरी एज थी 20 साल 6 महीने। तो उस दौरान मेरे को ये लगा कि शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने नोटिफ़िकेशन पढ़ा तो उसमें था कि 1 जनवरी को 21 साल होनी चाहिए आपकी। तो मेरी 30 दिसंबर को 21 साल हो रही थी। तो 21 साल और 1 दिन की मेरी आयु थी आवेदन फ़ॉर्म में। तो इस प्रकार जो मैं सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट पूरी वैकेंसी का हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि जो मैंने रणनीति बनाई थी, उसमें मेरे को सफलता मिली। जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए पहले बनाई, मात्र 40 दिन में कैसे करें। तो मैंने पुराने पेपर्स कट ऑफ देख के आइडिया लगाया कि इस हिसाब से अपने को पढ़ना है। फिर प्रीलिम्स होते ही मैंने मेन प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं किया, आंसर की मिल रहा है कि अपना स्कोर बहुत अच्छा हो रहा है कि अपना सिलेक्शन आराम से होगा। तो मेरा आराम से सिलेक्शन हुआ, मैं प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने से पहले मेंस की तैयारी में जुट गया था। क्योंकि जब अपने को पता है कि ये काम करना है तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि किसी भी काम को लोग ये कहते हैं कि सही समय पर करेंगे। मेरा मानना ये है कि जब आपको लगता है कि ये काम करना है, उसी टाइम वो काम करना शुरू कर दो, समय ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। जब रिज़ल्ट आया तो आता रहा, उसमें मेरे को श्योर था कि पास होऊँगा, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ तक ये झंझट होता है कि राजस्थान में एग्ज़ाम्स कैंसल हो जाते हैं, रिज़ल्ट रिवाइज़ होता है। मेरा इतना कॉन्फिडेंस था, इतने अच्छे स्कोर था कि रिज़ल्ट कितनी बार रिवाइज़ कर लो आप, कि तो उसमें अपना पार हो जाएगा, तो मैंने मेंस पे फ़ोकस रखा। मेंस जब मैंने लिखा, तो मेंस में मेरा इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी प्रैक्टिस मैंने कर ली थी आंसर राइटिंग की कि चाहे कैसा ही एग्ज़ामिनर चेक करे, ये मैंने घरवालों को भी कह दिया था, साथ वालों को भी कह दिया था कि अपना भगवान ने चाहा, भाई अपनी तरफ से अपन ने बहुत अच्छा किया है और भगवान और सबका आशीर्वाद रहा तो अपना अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। और जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेरा चयन हो गया था। मेंस के दौरान हमें ये पता नहीं चलता कि कितने मार्क्स थे, लेकिन ये था कि मेंस हो गया, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। जब साक्षात्कार की बात आई तो साक्षात्कार के लिए हमने तैयारी शुरू करी। उस दौरान भी कई तरीके के अनुभव मिलते हैं कि अनेक लोगों से मिलना, व्यक्तित्व में विकास करना। हमने बारीकी से चीज़ें सीखी कि इंटरव्यू के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें सामना करनी पड़ेंगी। उन सब चीज़ों पर काम किया, चरण बाई चरण काम किया और जब साक्षात्कार हुआ, तो मेरा साक्षात्कार आरपीएससी अजमेर हुआ था, जहाँ पर मेरे को ये बिल्कुल भी भय नहीं था कि क्या होगा। क्योंकि उन चीज़ों से इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, साथ वालों को इतनी प्रैक्टिस करवाई थी कि खुद को कॉन्फिडेंस था कि अपने से सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, अपने बुजुर्गों के समान एज, अपने को विनम्रता से बात करनी है, जो पूछेंगे वो बताएँगे, जो नहीं आएगा सॉरी सर। ईमानदारी के साथ मैंने अपना जो भी परफॉर्मेंस था, आंसर जो उन्होंने पूछे उसका अच्छे से जवाब दिया। इंटरव्यू के दौरान कई बार देखने को मिलता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनमें घबराहट और इस प्रकार हाँ की जी। स्थिति होती है और वो कहीं न कहीं प्रश्न से भटक भी जाते हैं। क्या ऐसा भी आपके साथ हुआ? जी सर, ऐसा स्टार्टिंग में होता है, जब साक्षात्कार की तैयारी हमने शुरू करी तो ये रहता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे। क्या पूछ ले, ऐसा पूछ ले कि जो नहीं आता है। शुरू में रहता था कि जैसे पूछ लिया कि आपको ये चीज़ बताओ, वो चीज़ नहीं है तो जैसे ब्लैंक हो गई। लेकिन जब प्रैक्टिस करी उस चीज़ की, अपनी कमियों पर काम किया तो लास्ट तक ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि कैसा ही कुछ पूछ लो, जैसा आएगा वैसा कॉन्फिडेंस के साथ बताएँगे। अगर नहीं आता है अपने को, ईमानदारी से सॉरी बोलो, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नंबर ज्ञान के नहीं देते। ज्ञान का जो परीक्षण हो प्रीलिम्स और मेंस में हो चुका होता है, वो ये देखते हैं कि आप किस सिचुएशन को किस प्रकार हैंडल कर रहे हो। क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर चीज़ का जवाब नहीं होता। लेकिन एक होता है कि सहजता के साथ हम उस स्थिति को डील करें। कई बार कॉन्फिडेंस पूछ लिया कि मान लो आपसे पूछ ले सादा सिंपल क्वेश्चन पूछ ले भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? हो सकता है आपको उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा हो, आप विनम्रता से बोलो, "सर मेरा पढ़ा हुआ है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सॉरी सर, इसको जाके मैं देख लूँगा।" वो आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। उनको पता है कि इस बंदे को पता है, हो सकता है इस टाइम दिमाग से निकल गया हो। आप किस प्रकार सिचुएशन को डील करते हो? आपकी ईमानदारी देखते हैं, आपकी सत्यनिष्ठा देखते हैं, आप में उस पद के अनुरूप क्वालिटीज़ है कि नहीं? इनके आधार पर वो मार्क्स देते और ऋषिराज भाई यहाँ तक ठीक है कि आपने बचपन से लेकर हैं। और अब जब आईएएस के पद तक आप पहुँच गए हैं, तो बड़े ही आपके घर परिवार वाले लोगों का, गुरुजनों का, इष्ट मित्रों का भी बड़ा सहयोग रहा है। जी। अब शादी को लेकर क्या विचार है आपका? जी सर, अगर शादी को लेकर बात करें तो भई कभी न कभी सबको करनी होती है। ये अपने समाज का बंधन है। सामाजिक और एक तरीके से जीवन यापन के लिए साथी की ज़रूरत होती है। जी, तो सर अभी जो मेरा लक्ष्य था कि मैंने शुरू से सिविल सेवा में आईएएस को टारगेट रखा था जी, और मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अभी जैसे ये पहला पड़ाव था कि आरएएस, उस दौरान आरएएस की भर्ती आई, तो मैंने आरएएस का एग्ज़ाम दिया था और मेरा आरएएस में चयन हो गया। अभी सर मेरा प्रयास जो अगला है, वो ये प्रयास रहेगा कि मैं आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और पहला प्रयास ये रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ सफलता मिल रही है, वहाँ भी मैं कोशिश करूँ कि मेरे को सफलता मिले और आईएएस बनकर जो मेरा लक्ष्य था कि अपने को समाज की सेवा करनी है, अच्छा अपने समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए सिविल सेवा को चुना है। जब वो सपना पूरा हो जाएगा, अभी तो शादी की इतनी एज भी नहीं है कि जल्दबाज़ी हो कुछ, शादी का आराम से सर करेंगे। मान लीजिएगा कि आप जब आईएएस की परीक्षा आपने पास कर ली, तो आईएएस की परीक्षा भी आप पास ही कर लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप कह पा रहे हैं। फिर आप किस प्रकार की स्थिति को अपना पाएँगे? क्या कोई गरीब लड़की से शादी कर पाएँगे या फिर आपके समकक्ष जो आईएएस लेवल की हो या फिर आरएएस लेवल की हो या फिर कोई अधिकारी पद पे हो या कोई राजनीतिक हो, उनसे आप शादी कर पाएँगे? क्या विचार है आपका? सर मेरा एक मानना है कि शादी के टाइम जब आप पार्टनर देखो, तो उसमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब में है या जॉब में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बनती है या नहीं बनती है। अगर आप दोनों में समझ ऐसी आपसी समझ डेवलप कर लेते हो कि आप दोनों सिचुएशन कैसी भी हो सकता है कि आज मेरी सिचुएशन इस प्रकार की है कि मैं टॉप लेवल पे हूँ, बाई चांस मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि वो सिचुएशन ना रह पाए, तो क्या उस स्थिति में भी मेरा साथी मेरा साथ निभा पाएगा? हो सकता है उसकी जॉब हो उस टाइम, मेरी है अभी, बाद में है, अभी उसकी नहीं है या बाद में लगती है, जब भी है या ऑलरेडी जॉब में है, एक-दूसरे का हर स्थिति में साथ निभा सके, दोनों एक-दूसरे का भरोसा बनकर काम करें। भरोसा इतना हो कि कोई कहीं भी रहे,
तो ये नहीं होना चाहिए कि आप संदेह कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। आपका अपने साथी पर भरोसा होना चाहिए, वो आपकी हर परिस्थिति में साथ निभा सके। ऐसा साथी मिलता है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिना जॉब में हो। इसमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि गरीब है या अमीर, क्योंकि पैसा ऐसी धन ऐसा चीज़ है जो आती जाती रहती है। अगर हम सक्षम हैं, हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे, तो दुनिया की हर चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा ऋषिराज भाई कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं मोटिवेशन के अभाव में इस आरएएस की परीक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं। कक्षा 10 में भी जो अच्छी परसेंटेज बना पाते हैं, 12वीं में भी अच्छे परसेंटेज बना पाते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं इस परीक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके लिए आपका क्या विचार है? कैसी स्थितियाँ होनी चाहिए? जी। जी सर, जैसा कि अपने महापुरुषों ने भी कहा है, कलाम साहब भी कहते थे कि युवा देश का भविष्य होते हैं। अब युवा ग्रामीण परिवेश से है, अपने देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण परिवेश से बिलॉन्ग करती है। युवाओं की बात करें तो युवाओं में एक जुनून, एक जो ऊर्जा होती है, अगर उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन मिल जाए तो हम बहुत बड़ा चमत्कार जैसी चीज़ें कर सकते हैं। अगर उसी जुनून को गलत डायरेक्शन मिलती है तो वो पतन की ओर जाएगा। तो मेरा एक ही अनुरोध है ग्रामीण युवाओं से या शहरी युवाओं से, ग्रामीण परिवेश की बात करें तो युवाओं को अगर गाइडेंस अच्छा मिलता है, जैसे आज मेरी सफलता, मैं ग्रामीण परिवेश से बिलॉन्ग करता हूँ। अगर उस सफलता को देखकर कुछ गिने-चुने युवा भी लालायित होते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो मेरा एक मानना है कि जैसे जो चयनित प्रतिभाएँ होती है, उनको उनका समय-समय पर मार्गदर्शन करना चाहिए। साथ ही वो मार्गदर्शन तब काम आएगा जब सामने वाले में रुचि हो। अगर युवा उत्सुकता के साथ ये निर्णय लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को बस गाइडेंस की ज़रूरत है। और हमारे जैसे चयनित प्रतिभा अगर ये सोच ले कि हम 1 बने हैं, हमें 10 को बनाना है, क्योंकि सफल व्यक्ति वो नहीं होता है जो खुद ही सफलता हासिल करे। मेरे अनुसार एक सफल व्यक्ति वो है जो अपने साथ कितने लोगों को सफल बना पा रहा है, ये उसकी सफलता का पैमाना होना चाहिए। उस सहयोग का सार्थकता तब निकलेगी जब सहयोग करने वाला, सहयोग लेने वाला, दोनों में उत्सुकता हो, दोनों कदम से कदम मिलाकर अगर काम करेंगे, तो हम समाज की, अपने गाँव की, अपने परिवेश की तस्वीर बदल सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ऋषिराज कपिल जिन्होंने प्रथम प्रयास में ऐसी कैटेगरी में जो है 12वीं रैंक प्राप्त की है और ये विराटनगर जो परिवेश है उस विराटनगर के परिवेश के निवासी हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं इनका कहना ये भी है कि इन्होंने जो एग्ज़ाम थी वो बिना किसी कोचिंग के इन्होंने प्री एग्ज़ाम पास की है। उसके बाद में फिर उन्होंने जैसे ही आवश्यकता इनको लगी कि कोचिंग करनी चाहिए, उसके बाद में इन्होंने कोचिंग की और इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने जो मॉक टेस्ट वगैरह और मॉक इंटरव्यू जो थे, उन सभी में इन्होंने रुचि रखी और आज ये एसडीएम के पद को सुशोभित करने वाले हैं। तो देखते रहिएगा पावर टैक्स रेस जितेंद्र प्रजापति के साथ। धन्यवाद।